अनाउंसमेंट कर दी गई है, क्योंकि जो आपका CBT 2 का जो एग्जाम डेट है वो आपका 6 नवंबर डिसाइड किया गया है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिनको काफी लंबे समय से लग रहा था सर CBT 2 कब होगा, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। टोटल आपके पास 60 डेज है और इन 60 डेज में आप चाहें तो पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का जो भी कोर्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं आपका वो हाईवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं। और हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम जो कवर कर रहे हैं वो आपके पास हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ये हाईवे मटेरियल और टेस्टिंग का आपके पास लास्ट सेशन रहेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग से रिलेटेड ये आपका लास्ट सेशंस होगा। क्लियर है? इसके बाद हम पेमेंट डिजाइन डिस्कस करेंगे, जहां पे आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ऑडियो वीडियो विजिबल है भाई आपके पास? स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड। विजिबल है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि डैश इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेकिंग ए कट बैक बिट्यूमेंस। कि जब हम कट बैक बिट्यूमेंस की बात करते हैं तो वहां पे आप एज ए सॉल्वेंट किसका यूज करते हैं? सर पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, केरोसिन का करते हैं, या आप टार पेंटीन का करते हैं? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कट बैक बिट्यूमेंस में जो एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जाता है वो आपके पास लाइट ऑयल यूज किया जाता है, जो आपके पास लाइट वेट का होता है। तो लाइट ऑयल्स जो यहाँ पे हम काउंट करेंगे वो आपके पास एज ए कैरोसिन काउंट करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? आपके पास कैरोसिन इज द राइट आंसर। और जो ये कैरोसिन होता है ना भाई, ये कैसा होता है सर? आपके पास लाइट वेट का होता है। लाइट ऑयल आप लिख सकते हैं लाइट फ्यूल होता है, लाइट फ्यूल ऑयल होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि जो आपके पास कैरोसिन होता है वो आपके पास किस तरह का होता है। तो आपके पास वो लाइट फ्यूल ऑयल होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो जल्दी दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास? सेकंड क्वेश्चंस बोल रहा है भाई कि द लॉस एंगलेस एब्रेशन वैल्यूज रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन वाटर बॉन्ड मैकेडम फॉर द बेस कोर्स। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? आपके पास वाटर बॉन्ड मैकेडम की बात की जा रही है। क्लियर है? तो बताइएगा वाटर बॉन्ड मैकेडम में कितनी ली जाएगी आपके पास? ठीक है, कितनी ली जाएगी भाई? तो अगर हम बात करते हैं सर किसकी, आपके पास वाटर बॉन्ड मैकेडम की, तो वाटर बॉन्ड मैकेडम में ये कितनी होती है सर आपके पास? सर ये होती है हमारे पास 40%। कितनी होती है? 40% होती है। और अगर हम बात करते हैं आपके पास बिटुमिनस कंक्रीट रोड की, तो बिटुमिनस कंक्रीट रोड में ये कितनी होती है, जिसको मैं BC लिख रहा हूं, तो होती है सर आपके पास यहाँ पर 35% होती है। क्लियर है? BC का मतलब क्या है आपके पास? बिटुमिनस कंक्रीट रोड। क्लियर है? वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए 40 और बिटुमिनस कंक्रीट के लिए सर 30। तो यहाँ पे बोला है बिटवीन 60 to 70%। नहीं सर, 60 to 70 भी नहीं होगा, 40 to 50 भी नहीं होगा, आपके पास बिटवीन 0 to 40। तो वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए कितना बोला सर? आपके पास 40। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नियर अबाउट जो वैल्यू रहेगी आपके पास 0 to 40 रहेगी।
बिटवीन 50 और 60 ये आपके पास ज्यादा होगी, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे सर? सी के रिस्पेक्ट में आपका सही आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, कि जब आप सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे आप बिट्यूमेंस का रिजल्ट इज एक्सप्रेस, जो बिट्यूमिनस है वो आपको किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की, तो यहाँ पे जो आपका बिट्यूमिनस जो एक्सप्रेस किया जाता है वो आपके पास एज ए टेम्परेचर में एक्सप्रेस किया जाता है। किसमें? टेम्परेचर में। जिसकी अगर मैं बात करता हूं रेंज की, तो रेंज यहाँ पे कितनी रहती है सर? वो रहती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपकी 70 डिग्री सेल्सियस रहती है। कितनी रहती है सर? 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा सर? आपके पास एज ए टेम्परेचर। क्लियर है भाई? तो थर्ड का आंसर हो गया सर हमारे पास ए हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताइएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है कि इन A30 ग्रेड बिट्यूमेन ए स्टैंड फॉर। तो जब हम बात करते हैं A30 ग्रेड की, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? A30 ग्रेड। तो इस A का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इस A का मतलब क्या होता है सर? आपके पास यहाँ पर असम होता है। क्या होता है सर आपके पास? असम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है सर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है कि while one of the following test is are used arbitrary determine the addition of bitumens binder to an aggregate in the presence of water। तो पहला बोला है स्टैटिक इंप्रेशन टेस्ट, दूसरा बोला है डायनामिक्स एंड केमिकल इंप्रेशन टेस्ट, तीसरा बोला है मैकेनिकली इंप्रेशन टेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्टैटिक इंप्रेशन की बात भी करते हैं, डायनामिक की करते हैं और केमिकल की भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। अब हम बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जनरली ए सीमेंट कंक्रीट रोड डिसलाइक्ड। डिसलाइक का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात की जा रही है, डिमेरिट्स की बात की जा रही है। तो डिसलाइक का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर आपके पास डिसएडवांटेज। तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब है सर डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई। बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं ये इसकी पहली डिसएडवांटेज होगी, बिल्कुल सर डिसएडवांटेज होगी सर। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर क्यूरिंग, नहीं सर, इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम फॉर क्यूरिंग नहीं सर। इट कॉज ग्लेयर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, नो सर ऐसा भी नहीं है। इट बिकम नॉइसी अंडर द आयरन व्हील ट्रैफिक, नहीं सर। तो इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है ना, वो क्या है आपके पास कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है आपके हाईवे की, वो क्या होती है सर? हाई होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल। आपको क्या करना है कि जब आप क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल की बात करते हैं तो वहां पे आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म्ड करते हैं? तो वहां पे आप सीबीआर टेस्ट लेते हैं, स्ट्रिपिंग टेस्ट लेते हैं, या थ्रेड टेस्ट, या नन ऑफ दीज। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं सर? सीबीआर टेस्ट का यूज करते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि सीबीआर टेस्ट में आपके पास दो टाइप की पेनिट्रेशन होती है। एक होता है सर आपके पास सीबीआर 2.5 mm की पेनिट्रेशन होती है, और दूसरा जो पेनिट्रेशन होता है आपके पास वो सीबीआर 5.0 mm का पेनिट्रेशन होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्हाट इज द सॉइल एक्सपेंशन रेशियो व्हेन द स्टैंडर्ड कैलिफोर्नियम डायल टॉलरेंस टेस्ट सैंपल इज हाइट 125 mm गिव्स ए डिफरेंट ऑफ 0.125 mm इन द फाइनल डेल गेज रीडिंग। तो देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? आपके पास सीबीआर रेशियो की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं सीबीआर रेशियो की,
तो देखिएगा, इसको निकालिएगा। सीबीआर रेशियो इन परसेंटेज में जो होगा वो क्या होगा आपके पास, लोड कैरिड बाय स्पेसिमन, लोड कैरिड बाय स्पेसिमन डिवाइडेड बाय लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमन, यही होगा आपके पास। एंड लोड कैलकुलेट कीजिएगा भाई, कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमन इनटू 100। तो देखिएगा यहाँ पे जो रीडिंग दी गई है वो आपके पास लोड के रिस्पेक्ट में दी गई है। जब आपका लोड क्या होगा, कुछ दिया होगा, तो लोड जब आपका स्पेसिमन का दिया होगा तो वहां पे कितनी आपके पास डायल गेज पे रीडिंग आई है सर, आपके पास 0.125। बट जब स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई उसमें तो कितनी आई थी सर, 125 mm। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड के लिए कितनी दी गई है सर, 125 mm दी गई है, 125 mm इंटू 1। ठीक है, आप ये कर सकते हैं इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 0.1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, यहाँ पर डी आ गया है। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह से पूछा होगा कि जब आपके पास लोड दिया गया होगा तो आपका वहां पर कितना डायल गेज रीडिंग आई होगी, पहले 0.125, और जब स्टैंडर्ड लोड दिया होगा आपका पेनिट्रेशंस पर तो कितनी आई होगी सर, 125 mm। तो यहाँ पर mm के रिस्पेक्ट में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपके पास लोड के रिस्पेक्ट में होगा तो लोड के रिस्पेक्ट में भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, 0.1। आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द टेस्ट कैरिड आउट टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। किसकी बात कर रहा है वो, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो की बात कर रहा है। इट गिव्स बिटुमिनस मटेरियल इज। तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो जब भी बात करेंगे हम टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो तो उसके लिए हम विस्कोसिटी टेस्ट करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बिट्यूमेंस। की कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है रिलेटेड टू बिट्यूमेंस। पहली स्टेटमेंट बोला है इट गिव्स एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल। बिल्कुल सही, आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास बिट्यूमेंस है वो कैसा होता है सर, आपके पास बाइंडिंग मटेरियल है। सेकंड स्टेटमेंट बोला है इट गिव्स एन इम्परमिएबल सरफेस। बिल्कुल, ये सरफेस को कैसा बनाता है, आपके पास इम्परमिएबल बनाता है। तीसरा बोला है इट सॉफ्टनेस व्हेन इज हीटेड। बिल्कुल सही कि जब आप बिट्यूमेंस को हीट करते हैं तो ये कैसा बनता है सर, आपके मटेरियल को सॉफ्ट बनता है। लास्ट बोला है इट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पेमेंट। नहीं, बिट्यूमिनस किसका काम करता है सर, आपके पेमेंट में सर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे डिक्रीज की जगह अगर मैं इसको सही करना चाहूं तो डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगा सर, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो सर हमारे पास डी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाइंड आउट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा, आपके पास एट्रिशन टेस्ट होगा, क्रशिंग टेस्ट होगा। देखिएगा, जब भी हम एग्रीगेट को क्रश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कौन सी फोर्स लगेगी सर, आपके पास कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्रशिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर आपके पास बी इज द राइट आंसर। सिंपल से सवाल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन ऑफ VG40। तो मैंने आपको ग्रेड बताए थे, पेविंग बिट्यूमेंस के ग्रेड बताए थे। VG10 होता है, VG20 होता है, VG30 होता है और VG40 होता है। पेविंग बिट्यूमेंस के क्या बताए थे सर, हमने मॉर्निंग सेशन में किया था कि जो हमारे पास सर पेविंग बिट्यूमेंस होता है उसके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होते हैं। ठीक है, ये आपने देखे थे। वो ग्रेड कौन कौन से होते हैं सर हमारे पास, वो VG आपके पास 10 होता है, VG आपके पास 20 होता है और VG हमारे पास 30 होता है और VG हमारे पास 40 होता है। क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इसमें से आपको ये भी मैंने बताया था कि इनमें से एज ए इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा माना गया है, तो VG10 आपके पास अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है।
क्लियर है? तो बताइएगा यहाँ पर कि इंडियन स्टैंडर्ड में मिनिमम पेनिट्रेशन वैल्यू आपके पास कितनी होगी। देखिएगा VG40 की बात कर रहा है, तो जो यहाँ पे आपके पास मिनिमम पेनिट्रेशन वैल्यू होगा, पेनिट्रेशन वैल्यू जो होगा, हमेशा याद रखना जो भी आपका ये डिजिट है 40, तो इसका आपका किससे कम नहीं होना चाहिए सर, शुड नॉट बी लेस देन 40 mm। तो आपका पेनिट्रेशन वैल्यू 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। और अगर VG30 की बात करें तो 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, VG20 की बात करें तो 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, VG10 की बात करें तो 10 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा 60 है, 80 है, 45 है, 35 है। देखिएगा 60 हो नहीं सकता, ठीक है, 80 हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक 45 है और 35। तो यहाँ पे हम 40 से ऊपर तो हम कहीं भी जा नहीं सकते, तो आपका 45 भी नहीं हो सकता। बचता कौन सा आपके पास, एक ऑप्शन बचता है, तो एक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर की के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा सर, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा भाई फास्ट। कीजिएगा भाई। द बाइंडर्स ऑफ वाटर बॉन्ड मैकेडम इज, कि वाटर बॉन्ड मैकेडम में एज ए बाइंडिंग का काम कौन करता है, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार या स्टोन डस्ट। तो बाइंडिंग ऑफ वाटर बॉन्ड मैकेडम इज द स्टोन डस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। तो स्टोन डस्ट क्या होगा सर आपके पास, एज ए बाइंडिंग मटेरियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। 14 ही है भाई, यस सर, ये भी आपके पास 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि फॉर द कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो, यानी कि CBR टेस्ट की बात की जा रही है। द सॉइल शुड बी सॉक्ड फॉर द हाउ मेनी डेज, कि जो आपकी सॉइल होती है वो कितने दिन में सॉक्ड करती है, हाउ मेनी डेज, तो कितने टाइम लेगी सर आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम CBR की बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहाँ पे हम दो पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे, एक सर 2.5 mm का पेनिट्रेशन होता है और दूसरा सर 5.0 mm का पेनिट्रेशन होता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोड की बात करते हैं तो 1370 kg लोड होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में लोड की, तो कितना होता है सर आपके पास 2055 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम प्रेशर से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाता है सर आपका 70, और यहाँ पे कितना आ जाता है सर आपके पास 105 kg पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताने की आपको जरूरत नहीं है। बट जब हम बात करते हैं कि कितने टाइम में आपकी सॉइल को सॉक किया जाता है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा आपका सॉइल सॉक करने का वो रहेगा सर 4 दिन। कितना रहेगा, 4 डेज। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी। कितने दिन में सॉल्व होगा सर आपका, 4 दिन के अंदर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट सैंपल, कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, एंड द वेट ऑफ टेस्ट सैंपल इज 200 ग्राम दिया है। वेट ऑफ टेस्ट सैंपल, वेट ऑफ टेस्ट सैंपल, तो इसको मैं लिखता हूं W1, वो कितना दिया है सर आपके पास, 200 ग्राम दिया है। और अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट सैंपल, वेट ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट सैंपल, जिसको मैं क्या लिखता हूं, W2 लिखता हूं, वो कितना दिया है सर, 20 ग्राम दिया है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड आउट द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV निकालना है। तो ये क्या होगा आपके पास, ACV होगा आपके पास सर वेट ऑफ द क्रस्ट एग्रीगेट सैंपल, यानी कि W2 बाई W1 इंटू 100, ठीक है। W2 क्या है आपके पास, वेट ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट सैंपल है, जो कितना हमारे पास 20 ग्राम्स है। और अगर हम बात करते हैं इसकी किसकी, W1 की, तो W1 क्या है, वेट ऑफ टेस्ट सैंपल है, और वेट ऑफ टेस्ट सैंपल कितना है हमारे पास सर 200 ग्राम है। मल्टीप्लाई बाय आप 100 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है, यहाँ से ये 10 आ गया है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आई हो आपके पास कितनी आई सर, 10 आई है, ठीक है, 10%।
ठीक है भाई, तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास यहाँ पर 10% आ गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम लिमिटिंग लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब्स। किसकी बात कर रहे हैं आपके पास, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब की बात कर रहा है। एज पर आईआरसी इज क्लियर। तो कितना होगा सर बताइएगा जल्दी, यहाँ पर कितना होगा, 25%, 5%, 15% या 35। तो जब भी हम बात करेंगे सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब में, तो वहां पे जो मैक्सिमम लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू होगा वो आपके पास कितना होगा सर, वो 35% होगा। कितना होगा, 35%। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमारे पास कि फाइंड द सीबीआर वैल्यू। अब आपको सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था सीबीआर वैल्यू एट 2.5 m पेनिट्रेशन, द लोड सस्टेन्ड बाय द स्पेसिमन इज 2.5 पेनिट्रेशन। कि जब आपके पास 2.5 mm की पेनिट्रेशन थी तो लोड कितना आया था सर, 64.6 kg था। बट जब आपने वहां पर स्टैंडर्ड एग्रीगेट यूज किया और उस समय जो हमारा पेनिट्रेशन रहा वो आपका सेम रहा, तो उसके लेवल में आपका लोड कितना रहा, 1370 kg। तो यहाँ पे अगर मैं सीबीआर परसेंटेज निकालना चाहूं तो सीबीआर परसेंटेज कैसा आएगा, लोड कैरिड बाय स्पेसिमन। तो लोड कैरिड बाय स्पेसिमन कितना है सर, 64.6 kg है। कितना है, 64.6 kg है। और अगर हम बात करेंगे लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमन, तो लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमन कितना है, जब 2.5 mm का पेनिट्रेशन होता है तो स्टैंडर्ड लोड कितना आता है, 1370 kg आता है। कितना आता है सर, 1370 kg आता है भाई, इनटू 100। तो सॉल्व करके बताइएगा कितना आंसर आया भाई आपके पास। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपके पास 4.7% के आसपास आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एलोंगेट एग्रीगेट आर दोज हुज लेंथ इज। आपके पास मैंने पहले भी बताया था कि जब हम शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करते हैं तो वहां पे एक आता है आपके पास एलोंगेटेड एग्रीगेट और दूसरा आता है फ्लैक्कीनेस इंडेक्स। जब भी हम एलोंगेटेड एग्रीगेट की बात करते हैं तो क्या होता है आपके पास 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशंस। तो यहाँ पे आ गया सर ये। बट जब हम फ्लैक्कीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो उसको मैं FY लिखता हूं। तो फ्लैक्कीनेस इंडेक्स जो मेजर किया जाएगा वो रहेगा आपके पास सर 0.6 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। अगर आपसे किसकी बात की जाएगी, फ्लैक्कीनेस इंडेक्स की बात की जाएगी। और जब एलोंगेट एग्रीगेट की बात की जाएगी तो 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों ही पता चल गए, फ्लैक्कीनेस इंडेक्स का भी और दूसरा सर एलोंगेटेड एग्रीगेट का भी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि बिटुमेन स्पाइडर अप्लाइड इन फ्लूइड स्टेट टू पार्शियली कंपैक्टेड एग्रीगेट लेयर, द मेथड इज नोन एज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका बिटुमिनस हो सकता है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। जब आपका बिटुमिनस एज ए लिक्विड स्टेट में होगा तो वहां पे उस मेथड को हम क्या बोलेंगे सर, तो उस मेथड को हम एज ए ग्राउटिंग बोला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, डी यानी कि ग्राउटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय। मैंने आपको आज मॉर्निंग में ही कराया था कि जो एग्रीगेट का साइज है उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं सर, उसको डिटरमाइन किया जाता है सीव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट से। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। तो देखिएगा हाईवे इंजीनियरिंग में उतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा भाई।
व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर एनी मटेरियल रिस्पेक्टिवली। किसकी बात कर रहा है? ग्रुप इंडेक्स, यानी कि ग्रुप इंडेक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? GI, और इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से लेकर 0 to 20 के बीच में लाई करती है। किसकी? ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 और 0, 100 0, 120, 10 और 0। तो देखिएगा 0 और 20 के बीच में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 0 to 20 के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? द सॉल्यूशन ऑफ बिट्यूमन, एस्फाल्ट, कोल टार इन दी सॉल्वेंट। कि जब हम बिट्यूमन, एस्फाल्ट और कोल टार की बात करते हैं तो वहां पे हम एज ए सॉल्वेंट किसको रखेंगे? एमल्शन को, कटबैक को, या बिट्यूमन मैकेडम को, या आपके शीट एस्फाल्ट। तो वहां पे एज ए सॉल्वेंट जो रखा जाएगा वो आपके पास सर कटबैक होगा। क्या होगा? कटबैक होगा। क्लियर है? सिंपल से सवाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि बिट्यूमन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिट्यूमन हमें कहां से मिलता है सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, कोल से, या सिंथेटिक मटेरियल से। तो जो आपका बिट्यूमन हमें मिलता है वो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए। बहुत ही सिंपल से सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिट्यूमन। स्पेसिफिक बताना है आपको किसका? बिट्यूमन का। कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिट्यूमन की कितनी होती है? क्वेश्चन शायद मैं करवा भी चुका हूं आपके पास। तो जब हम बिट्यूमन की बात करते हैं, एक बिट्यूमन की पूछी जाती है और दूसरी आपके पास टार की पूछी जाती है। ये दो कॉमन सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो बिट्यूमन की जो रहती है वो आपके पास 0.97 से लेकर 1.02 होती है, और टार की आपके पास 1.10 से लेकर 1.15 की रेंज में होती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो बिट्यूमन की पूछी सर 0.97 से 1.02, तो कितनी होगी? 1.02। सर ये तो आपके पास ज्यादा हो जाएगी, ये भी ज्यादा हो जाएगी, तो अप्रॉक्स हमें सही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन कीजिएगा भाई। द नेम ऑफ द टेस्ट एसोसिएटेड विद रोड एग्रीगेट फॉर डिटरमाइन द हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो हार्डनेस प्रॉपर्टी किससे करेंगे हम सर? टफनेस से करेंगे, क्रशिंग से करेंगे, साउंड। क्रशिंग टेस्ट से हम क्या करेंगे सर? आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। टफनेस से क्या करेंगे? इंपैक्ट टेस्ट करेंगे यहाँ पे। और लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट से हम क्या करेंगे सर? हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो आपका सर यहाँ पे 25 का हो गया सर आपके पास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि रोड टार, आरटी का मतलब होता है रोड टार फॉर इज रिकमेंडेड फॉर। तो यहाँ पे अगर जो आपका रोड टार होता है उसके टोटल 6 ग्रेड होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर RT1 होता है, एक सर RT2 होता है, एक सर आपके पास RT3 होता है, और एक सर आपके पास RT4 होता है, और एक सर हमारे पास RT5 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं RT5 की, तो इसके कहां पे यूज किया जाता है सर? इसका ग्राउटिंग में यूज किया जाता है। कहां पे सर? ग्राउटिंग में यूज किया जाता है। और RT1 की बात करते हैं तो इसका यूज हम सरफेस पेंटिंग में करते हैं। इन दोनों का कहां करते हैं? RT1 और RT2 का। RT1 का किया जाता है सर आपका सरफेस पेंटिंग में। सर सरफेस पेंटिंग में तो किया जाता है, बट कहां किया जाता है? जहां पे आपके पास क्या हो? कोल्ड रीजन हो। क्या हो सर? कोल्ड रीजन हो। कोल्ड रीजन के साथ साथ कहां किया जाता है सर? जहां पे हमारे पास हिली एरिया हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? RT1 का यूज करते हैं। बट जब हम RT2 की बात करते हैं तो इसका यूज भी हम क्या करते हैं? आपका सरफेस पेंटिंग में ही करते हैं। बट कंडीशन क्या रहेगी सर आपके पास यहाँ पे? नॉर्मल कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हम बात करते हैं RT3 का कहां किया जाता है? रिन्यूअल ऑफ कोर्ट में, या RT4। ठीक है, RT3 रिन्यूअल फॉर कोर्ट में किया जाता है, ऑफ कोर्ट्स में किया जाता है। और अगर RT4 की बात करते हैं तो RT4 का किया जाता है प्री मिक्सिंग फॉर टार मैकेडम।
तो यही पूछा था आपसे कि RT4 इज रिकमेंडेड फॉर प्री मिक्सिंग फॉर टार मैकेडम इन बेस कोर्स में, ठीक है। और RT5 मैंने आपको बता दिया है कहाँ किया जाता है सर, ग्राउटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लावरिंग बाइंडर्स इज रिकमेंडेड फॉर वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स, कि कौन सा बाइंडर्स आपका यूज किया जाता है वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में। तो वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में हम किसका यूज करते हैं, बिट्यूमन इमल्शन का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी, इमल्शन हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इजी है कि इन द वाटर बॉन्ड मैकेडम द बाइंडिंग मटेरियल इज, तो वाटर बॉन्ड मैकेडम में बाइंडिंग मटेरियल क्या है आपका, स्टोन डस्ट है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड एग्रीगेट इन द बिट्यूमिनस रोड, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि सर वो आपका हार्ड होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, या सीमेंटेनियस एंड एडिजिवनेस होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सारी प्रॉपर्टीज आपके पास वहां पे होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि द मोस्ट सुटेबल रोड मटेरियल आउट ऑफ द फ्लोइंग, कि सबसे मोस्ट सॉल्युबल जो आपका रोड मटेरियल होता है हमें कहां से मिलता है, कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक से, या वोल्केनिक रॉक से, या प्लूटेनिक रॉक से, या आपके पास हाइपरबेसल रॉक से। तो सबसे मोस्ट सुटेबल जो मटेरियल आपको मिलता है वो कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक से मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्रेजेंट हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिट्यूमन। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक पहले भी बताई थी कि जिसका डिजीज सबसे छोटा होगा वो आपके पास सबसे हार्डेस्ट होगा। तो यहाँ पे 30-40 है, 60-70 है, 80-100 है, 100/120 है। तो जो अगर हम बात करते हैं सबसे हार्डेस्ट की, तो सबसे कम डिजिट किसका है सर, 30-40। तो 30-40 क्या हो गया आपके पास सर, सबसे हार्डेस्ट हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, What is the bitumen in solid state? तो देखिएगा मैंने आपको बिट्यूमन्स में पहले भी बता दिया कि इसको सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और आपके पास सेमी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट में इसी बिट्यूमन्स को क्या बोला जाता है सर, आपके पास एस्फाल्ट बोला जाता है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सारे क्वेश्चन इजी है, ये लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है। 33 क्या बोला है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सबग्रेड ऑफ सॉइल। तो क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं सर, आपका CBR टेस्ट करते हैं। तो आपका ए आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर 34 वन लाइनर है सारे। 34 क्या बोल रहा है आपके पास, ये बोल रहा है द मैक्सिमम अलाउबल लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स। हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स के लिए कितना होता है सर आपके पास लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू, तो होता है सर हमारे पास 30% होता है। क्लियर है, यस सर। और ये रहा आपका 35th क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट कोडल प्रिजन है। 35th क्वेश्चन 35th क्या बोल रहा है कि इन ए टेक कोट बिट्यूमन इज यूज्ड एट द रेट, कि इन टेक कोट में जो बिट्यूमन यूज किया जाता है किस रेट से किया जाता है, 0.5 kg मीटर स्क्वायर, 1.5 kg या 2 kg पर मीटर स्क्वायर या 5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो जो किया जाता है सर आपके पास 0.5 kg मीटर स्क्वायर से यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि बिटुमिनस मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन बिकॉज देयर, कि जो बिटुमिनस मटेरियल यूज किया जाता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिटुमिनस मटेरियल किसका यूज करता है, एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, एज ए बाइंडिंग। और दूसरा क्या काम करता है सर, ये आपके पास एज ए वाटर प्रूफिंग का काम करता है। किसका काम करता है सर, हमारे पास वाटर प्रूफिंग का।
ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज, नो सर। दूसरा बोला है बाइंडिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे आंसर हो गया सर हमारे पास बी। सी देखते हैं, शेयर स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिएगा कोई भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये बात नहीं करता, सिर्फ ये क्या करता है, आपका एक बाइंडिंग का काम करता है और दूसरा आपके पास एज ए वाटर प्रूफिंग का काम करता है। क्लियर है, और आपके पेमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और सर क्या करता है बिट्यूमेंस, हमारे पास आपके पेमेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। पेमेंट की स्ट्रेंथ को क्या करता है सर, इंक्रीज करता है। इंक्रीज का साइन मैं इस तरह से लगा देता हूं। क्लियर है, तो ये छोटा सा सेशन था क्योंकि यहाँ पे इसके क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेशन को इसी समय आप कवर कर दिया जाए। कल से जो हम कवर करेंगे वो आपका पेमेंट डिजाइन डिस्कस करेंगे। पेमेंट डिजाइन में मैं आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करवाऊंगा और रिजिड पेमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम आप कल, तब तक आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अभी भी आपके पास 60 डेज है और अगर इन 60 डेज में आप चाहो तो अपना सिलेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर यहाँ पे बहुत अच्छा है तो तभी होगा अगर आप CBT 2 भी उतना ही अच्छे स्कोर से ले जाएं। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट CBT 2 की तैयारी कर रहा है ना, उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि सर हमारा कम से कम 200 प्लस तो स्कोर रहे ही रहे। क्लियर है, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में।